हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फेलियर टीच अस बोथ आवर स्ट्रेंथ्स एंड आवर वीकनेस। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी रिसेंट में हाल फिलहाल में लाइफ में कभी भी कोई सेटबैक मिला है तो ये मत सोचिए कि वो कितना बुरा हो गया या मैं हार गया या कुछ। आप ये देखिए कि उस फेलियर से आपकी कौन सी स्ट्रेंथ निखर कर सामने आई है। आपको हो सकता है ये पता चला हो, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, आपको ये पता चला हो कि मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ यानी कि जो मैथमेटिक्स है उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप ज्यादा स्कोर ले सकते हैं। और ये साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि हो सकता है रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, इसमें आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो कोई भी फेलियर होता है उसमें आपको दोनों चीजें, आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस दोनों का पता चलता है। तो दोनों चीजों के ऊपर फोकस करिए। ये ना सोचे कि मैं हार गया, मैं निराश हो गया, मेरी ये चीज की कमी रह गई। आप ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या रही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिसेंट हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में पढ़ा था कि मॉनेटरी टाइटनिंग बहुत ज्यादा की जा रही है और रिजर्व बैंक इतने जो अभी तक का उनका रिकॉर्ड पॉइंट है, ठीक है, उस तक की मॉनेटरी टाइटनिंग कर चुका है। और अब इससे आगे की जो मॉनेटरी टाइटनिंग होगी वो एक तरह से जो आज दिन तक कभी नहीं की गई उससे ज्यादा की होगी, राइट। तो और वर्ल्ड बैंक सॉरी, जो बाकी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है, वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं अपने मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी टाइटनिंग जो है उस स्कीम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी जो रीसेंट मीटिंग हुई है उसमें रिजर्व बैंक ने क्या किया है, एक टेम्पररी पॉज दे दिया है जो उनका इन्फ्लेशन बैटलिंग मॉनेटरी टाइटनिंग है उसको। ठीक है, यानी कि रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये क्यों किया गया? और शक्तिकांत दास ने इस बात पे जोर देते हुए कहा कि ये सिर्फ इसी मीटिंग के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मीटिंग होगी और तब भी ये चीज नहीं होगी। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मीटिंग हो और मॉनेटरी टाइटनिंग वो उनको और करनी पड़ जाए। ठीक है, उन्होंने ये कहा अभी ये चीज क्यों कर रहे हैं, उनका ये पर्पस है कि अभी तक के जो हमने देख किए मॉनेटरी टाइटनिंग, तो अब टाइम है कि हम सिर्फ वेट एंड वॉच करें, यानी कि थोड़ा टाइम हम उनको असर दिखाने भी दें। ठीक है, अभी हमने लास्ट जब भी मीटिंग हुई थी तब की थी मॉनेटरी टाइटनिंग। ठीक है, अभी आई थिंक ये 3 मंथ्स या 4 मंथ्स भी नहीं हुआ इस चीज को जब मॉनेटरी टाइटनिंग अनाउंस की गई थी लास्ट टाइम। तो अभी उस चीज को हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। हो सकता है कि अभी वर्ल्ड में, दुनिया भर में जो उठापटक चल रही है उस बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाए जिनसे कि ये चीज नॉर्मल हो जाए, जो हमने अभी तक की मॉनेटरी टाइटनिंग करी है उससे थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, ये उनका कहना है, ऐसा उनकी उम्मीद है। और इसी बीच जो हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने हमारी जो रेटिंग है वो गिरा दी है। 6.3% का उन्होंने हमारा फोरकास्ट रखा है जीडीपी की बढ़ोतरी का। ठीक है, ये भी हुआ। इसके अलावा बाकी उन्होंने बात करी कि इसके अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है इन्फ्लेशन का। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें कि हायर ग्लोबल क्रूड एंड कमोडिटी प्राइसेस, यानी कि वर्ल्ड प्राइसेस जो इफेक्ट कर रहे हैं चीजों के, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड डेफिशिएंट मानसून रेन्स, यानी कि वेदर की बहुत खतरनाक। अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो है एल एल नीनो एक इफेक्ट होता है जिसमें कि जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, वहां जहां पे वो इक्वेटर के पास वाला जो पैसिफिक ओशन है उसमें कुछ इस तरीके की हलचल होती है कि उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें काफी काफी ज्यादा टेम्परेचर राइज या फॉल हो सकता है। तो इस वक्त जो अल नीनो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि समर जो है बहुत गर्म आने वाली है। ठीक है, बहुत गर्मी होने वाली है। इसके अलावा जो ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स हैं, ओपेक प्लस होते हैं ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज होती हैं प्लस कुछ ऐसी कंट्रीज जो ये ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करती हैं, ऑयल प्राइसेस को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीज मिलके इन लोगों ने डिसाइड करा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो आरबीआई का अजम्पशन था कि नेक्स्ट जो हमारा
टारगेट रहेगा उसमें क्रूड जो प्राइस रहेगा वो एवरेज $85 पर बैरल रहेगा। लेकिन अब अगर वो बढ़ा देते हैं तो ये भी आरबीआई की जो भी पॉलिसी थी उसके ऊपर खतरा एक मंडरा सकता है, यानी कि ये मजबूर कर सकता है आरबीआई को और ज्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग करने का या फिर अपने कुछ और चीजों में कटौती करने का। ठीक है, तो ये है। तो अभी जो पॉलिसी मेकर्स के पास में है वो ये चीज है कि पॉलिसी प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो एक चैलेंज है। ठीक है, और उसमें ये है कि अभी सस्टेनेबल ग्रोथ उनको चाहिए, लेकिन उनको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि सस्टेनेबल ग्रोथ करने के लिए आप मार्केट को नुकसान कर दो या फिर आप लोगों की जेब के ऊपर इतना बोझ डाल दो। राइट, वो चीज भी नहीं कर सकते। तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर। आरबीआई हो गई, गवर्नमेंट हो गई, और जो लोग हैं यहाँ के, हम लोग जो हैं, हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये है पूरा आर्टिकल की फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पीडीएफ आपको इस पूरे प्रैक्टिस टेस्ट की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने पहले आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज टेलीग्राम पे जाके आर्टिकल पढ़िए, एक्सप्लेनेशन समझिए, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन टू टेम्परेरीली पॉज इट्स इन्फ्लेशन बैटलिंग मॉनेटरी टाइटनिंग? क्या कारण है कि उनको ये भी रोकना पड़ा कुछ टाइम के लिए? उनको ये इसलिए रोकना पड़ा कि जो ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम है, हम उसके ऊपर नजर रखते हैं कि वो अब किस तरफ जाता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा टाइम हम क्या करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। ओके, टू प्रोटेक्ट द बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम टर्मोइल, कि ये जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, उससे बचाना उनको, बैंकिंग सेक्टर को अप्स एंड डाउन से बचाना। तो ऐसा तो नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में तो हो ही रहे अप्स एंड डाउन्स, राइट। टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन डिमांड, कि सरकार की इन्वेस्टमेंट की बजाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ऐसा भी कुछ हमने नहीं पढ़ा है। टू रिस्पॉन्ड टू डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स है उसमें आगे किस तरीके का उछाल आता है, गिरावट आती है, क्या देखने को मिलता है, उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो थोड़ी देर हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं। टू स्टेबलाइज इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी को स्टेबलाइज करने का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What factors are mentioned in the passage as potential upside risks to the inflation outlook in India? यानी कि इन्फ्लेशन जो है उसके ऊपर उसको बढ़ाने के तरफ कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो हमने पढ़ा कि ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं वो, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है ना, और मॉनसून रेन्स की कमी, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है हायर ग्लोबल क्रूड एंड कमोडिटी प्राइसेस, extreme weather conditions and deficient monsoon rains, जो कि बिल्कुल सही है। So option A is correct. What is the tone of the passage concerning the Reserve Bank of India's decision to temporarily pause monetary tightening? कि अभी कुछ टाइम के लिए मॉनेटरी टाइटनिंग को रोकने का जो फैसला लिया है आरबीआई ने, उसकी तरफ पैसेज की क्या टोन है? तो पैसेज ने उसका सपोर्ट करा है। ठीक है, कैसे सपोर्ट करा है कि उन्होंने कहा है कि ये जो मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी को जो पॉज किया है ना, ये एक बहुत ही वाइज डिसीजन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहती है कि बहुत ही वाइज डिसीजन है, यानी कि वाइज कह रहे हैं यानी कि आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन सी सपोर्टिव इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? जो हम इन्फ्लेशन से हमारा बैटल चल रहा है आरबीआई का, इंडिया का, वही वही है इसका। ठीक है, तो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मोइल ऑन इंडियाज इकोनॉमी, की वैश्विक मंदी या वैश्विक उतार चढ़ाव का इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर जो प्रभाव है उसको डिस्कस किया गया। तो उसको डिस्कस नहीं किया गया, आरबीआई के कदमों को डिस्कस किया गया, जिसमें उन्होंने एक चीज बोली है कि अभी हम लोग वैश्विक मंदी या वैश्विक फाइनेंशियल जो सिस्टम होएगा उसको थोड़ा सा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। और ऑब्वियसली बात है, जब हम ग्लोबल बात कर रहे हैं, ग्लोब, तो हर एक देश इसी ग्लोब में आता है, तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है। हो सकता है कि इंडिया जब पहले एक बार रिसेशन का दौर आया था,
ठीक है। उस टाइम जब इंडिया उससे उभर रहा था तो इंडिया की वजह से देखा देखी इंडिया के प्लानिंग्स को लेके काफी सारे देश उभरने लगे थे, राइट। और उस टाइम इंडिया की काफी प्रेज भी की थी कि एक उभरती हुई विकसित उभरता हुआ इकोनॉमी के तौर पे सामने आई है। ओके, तो वैसा ही हो सकता है इस बार हो जाए कि हम अगर कुछ अच्छा करें तो हमें देख के बाकी दुनिया चले। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए प्राइस स्टेबिलिटी कितना जरूरी है, आवश्यक है, बट ये इस पैसेज का मुख्य उद्देश्य नहीं है। द टेम्पररी पॉज टू इन्फ्लेशन बैटलिंग मॉनेटरी टाइटनिंग बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बिल्कुल सही है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक, तो क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statement is incorrect based on the passage? पैसेज के मद्देनजर रखते हुए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee unanimously decided to temporarily pause monetary tightening. तो यानी कि उन्होंने एक सुर में, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 5 मेंबर्स हैं तो पांचों के पांचों ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इस वक्त के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को रोक देते हैं, टाइटनिंग को, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक कट इंडियाज 2023-24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3% ड्यू टू कंसर्न्स ओवर राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट, सही है। द रीसेंट आउटपुट कट by OPEC plus producers led to decrease in crude prices, जबकि जो आउटपुट इनने किया है उसमें डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हाई करने की बात की गई है, तो जो सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है इसकी वजह से, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड हेडविंड्स? हेडविंड्स का मतलब होता है बड़ी ही कठिन परिस्थिति, चैलेंजेस। ठीक है, सो ऑप्शन ए चैलेंजेस इज करेक्ट। असिस्टेंस का मतलब होता है किसी की मदद करना, ठीक है, किसी की सहायता करना, या फिर, हाँ जी बिल्कुल। और टेलविंड का मतलब होता है, देखो प्लेन है, ठीक है, तो ये हो गया हेडविंड, मतलब इसकी तरफ से विंड आ रही है। अगर प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके ऊपर से सामने से विंड आ रही है, यानी कि वो उसको रोकने का कोशिश कर रही है। लेकिन टेल विंड यानी कि पीछे से आ रही है विंड, यानी कि वो उसको आगे प्रोग्रेस कर रही है, यानी कि टेल विंड मतलब हमारे लिए अच्छी परिस्थितियां, यानी कि हमारी फेवरेबल जो कंडीशंस होंगी वो टेल विंड होंगी। ठीक है, और रिवॉर्ड्स मतलब कि कुछ आप अच्छा करो तो आपको प्राइज मिलता है, वो रिवॉर्ड। सो ऑप्शन ए चैलेंजेस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर प्रोग्नोस्टिकेशन? प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है कि आप पहले ही कोई चीज प्रेडिक्ट कर दें। ठीक है, किसी चीज का आप पहले ही प्रिडिक्शन कर दें। तो एंटिसिपेशन मतलब क्या होता है कि कोई चीज से आपने पहले ही कुछ समझ लिया, निकाल दिया, प्रिडिक्ट कर दिया एक किस्म से। ओके, हेजिटेशन मतलब होता है कि किसी बात को बोलने की झिझक। मिस इंटरप्रिटेशन होता है कि आपने कुछ गलत पर समझ लिया, कुछ लाइन लिखी थी उसका आपने गलत मतलब समझ लिया, या आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो और आपने उसको गलत समझ लिया कि वो मेरे को ताना मार रहा है कि तू बड़ा स्मार्ट, राइट, तो आपने उसको कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया। अंडर एस्टिमेशन यानी कि आपने किसी की काबिलियत कम आंकी। ओके, कोई बहुत ही अच्छा स्मार्ट पर्सन था, आपने उसको बहुत कम आंक लिया। ओके, सो ऑप्शन ए एंटिसिपेशन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड अनअबेटेड? अनअबेटेड का मतलब होता है कि बड़ा ही तीव्र, जिसकी तीव्रता में कोई भी कमी ना आए। ठीक है, जैसे बड़ा ही इंटेंस कोई चीज है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी में कोई भी कमी नहीं आ रही, तो वो क्या होता है? अनअबेटेड, नो रिडक्शन इन इंटेंसिटी। आपने कुछ भी कर लिया, जैसे कि अभी इस वक्त हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग भी कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, बट स्टिल वो स्टेबल नहीं हो पा रही। ओके, तो वो क्या हो गया, उसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो पा रही, तो वो क्या है? अनअबेटेड है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार। वीकेंड, अब कोई चीज इंटेंस है, गंभीर है, उसको कमजोर करना क्या होगा? वीकेंड। इंटेंसिफाइड तो मतलब वही हो गया, इंटेंस करना। परसिस्टेंस कंटिन्यूअस का सिमिलर वर्ड, सो ऑप्शन बी वीकेंड इज द एंटोनिम फॉर अनअबेटेड।
अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब होता है एकदम अटल, दृढ़, ओके, स्टिफ, एकदम स्टबन। तो फ्लेक्सिबल यानी कि जिसमें लचीलापन है, जो कि अपने दृढ़ से डिग सकता है, हट सकता है, ठीक है। स्टबन, स्टबन मतलब बड़ा ही जिद्दी, हट्टी, अड़ियल। इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग का ऑपोजिट रिजिड, रिजिड मतलब भी बड़ा ही एकदम सख्त, दृढ़ निश्चय वाला, ओके। सो ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल इज करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फेसिंग हेडविंड्स? मैंने आपको प्लेन का एग्जांपल बताया, ठीक है, पूरा अच्छे से, कि हेडविंड क्या होता है, टेलविंड क्या होता है। यानी कि जो आपके विपरीत दिशा में कोई हवा चल रही है, यानी कि परेशानियां, ऑब्स्टिकल्स जो है वो है हेडविंड्स। और टेलविंड्स का मतलब हो गया कि जो आपकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि प्लेयर, अगर कोई कंट्री अपने होम ग्राउंड पे खेले तो वो उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है, तो वो क्या है, वो एक टेलविंड कंडीशन है उनके लिए, टेलविंड सिनेरियो है। तो एक्सपीरियंसिंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ये तो टेलविंड हो गया। एनकाउंटरिंग ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस, ठीक है। बेनिफिटिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स, ये भी टेलविंड वाला हो गया। अवॉइडिंग एनी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैराजंबल का स्टेट क्वेश्चन है, ठीक है। This is the second time in a year that center has reduced areas under EFSPA in Northeast. अब EFSPA क्या है? EFSPA है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। यूजुअली जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसमें क्या होता है कि वहाँ के जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर वहाँ पे जो भी पैरामिलिट्री या मिलिट्री जो भी वहाँ पे भेजी जाएगी, उनके पास कुछ स्पेशल एक्ट्स थे कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट वारंट, ठीक है। तहकीकात के तौर पे उनको ले जा सकते थे, उनसे पूछताछ कर सकते थे, ठीक है। तो ये उनके पास कुछ स्पेशल, और उसमें और भी कुछ लिस्टेड स्पेशल पावर्स थी जो उनको दी गई थी। तो पहले इनिशियल ये बना था जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उनके ऊपर ये लागू कर दिया गया, ठीक है। टिल डेट वहां पे लागू हो रहा है, और अब इसको धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें बोला कि दिस इज द सेकेंड टाइम, अब हमको समझ रहे आ रहा है कि ये दूसरी बार का जिक्र हुआ है, यानी कि कुछ चीज इससे पहले जिक्र की गई होगी, ठीक है। अब वो क्या चीज जिक्र की गई होगी इससे पहले, वो हमें जानना है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। द डिसीजन टू विड्रॉ एफस्पा थ्रू एन इंक्रीमेंटल मैनर इज वेलकम, कि धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप एफस्पा को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो ये बड़ा ही स्वागत करने योग्य डिसीजन है, ठीक है। The prevalence of insurgencies in almost all states in the Northeast, from the Naga rebellion that dates back to 1940s to the Mizo uprising in the 1960s. Radical left groups in Manipur in the 1970s and the Ulfa in Assam in 1980s may arguably have necessitated the imposition of the EFSPA। बोल रहे हैं कि जो लगातार वहां पे इंसर्जेंसीज यानी उग्रवादी घटनाएं जो होती रही नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स में, उनकी वजह से ये जो एफस्पा है ये अभी तक लगाया जाना बड़ा जरूरी बन गया था, ठीक है। और इनने फिर घटनाओं का जिक्र किया है किस टाइम पे कौन से स्टेट में कौन कौन से लोग इंसर्जेंसी ग्रुप्स जो थे वो एक्टिव थे, ठीक है। नागा रेबेलियन थे 1940s में, मिजोरम के मीजो थे 1960s में, लेफ्ट ग्रुप्स थे मणिपुर में 1970s में, और उल्फा थी असम में 1980s में, ओके। ये ग्रुप एक्टिव थे। The center on Saturday lifted the Armed Forces Special Power Act 1958 from more police station limits in Assam, Manipur and Nagaland, ठीक है। यानी कि सैटरडे को सेंटर ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 जो है लगाया गया था जिस टाइम पे, वो वहां से हटा दिया। कहाँ से? कुछ और पुलिस स्टेशन से हटा दिया। कहाँ कहाँ पे? असम, मणिपुर और नागालैंड में, ठीक है। It sends out a positive message in a region that has had to bear the burden of draconian act of for decades। तो इस एक्ट को ड्रैकोनियन एक्ट बोला गया। ड्रैकोनियन कोई किंग ड्रैको थे 7th सेंचुरी में, शायद
एडी, 7th सेंचुरी एडी या बीसी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो 7th सेंचुरी में थे कोई ड्रैको, उन्होंने कुछ नियम लागू किए गए थे, कुछ लॉज बनाए थे जिनको ड्रैको कोड भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके तहत लगभग लगभग हर जुर्म की सजा, कोई भी आपने क्राइम किया हो उसकी सजा डेथ पेनल्टी ही था। और उस डेथ के बहुत ही क्रूर तरीके थे कि किसको किस तरीके की डेथ देनी है, था हर जुर्म का, चाहे आपने छोटी सी चोरी भी की उसकी भी सजा डेथ ही थी कि जान से मार दो, ठीक है। लेकिन वो किस तरीके से जान ली जाएगी, वो बड़ा ही ग्रूसम तरीके होते थे, ठीक है। तो उनको ड्रैकोनियन एक्ट कहा जाता था या कोड, ड्रैको कोड कहा जाता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव मैसेज है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन आया, ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, ताकि वहां, वो भी उस रीजन में जहां पे इन्होंने काफी दशकों से ये ड्रैकोनियन लॉज जो है वो फॉलो करे हैं, ठीक है। ये कह दिया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कि सेंटर ने सैटरडे को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया कुछ और स्टेट्स, कुछ और पुलिस स्टेशन से, कहाँ कहाँ पे, असम, मणिपुर, नागालैंड। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद आते हैं कि दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ ईयर, एक साल में दूसरी बार है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके से एफ्स्पा को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हटाया है। ये हो गया हमारा सेकेंड। तो फिर आता है द डिसीजन टू विड्रॉ एस्पा थ्रू एन इंक्रीमेंटल मैनर इज वेलकम, कि ये जो डिसीजन है कि धीरे धीरे करके आप हटा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और स्वागत करने योग्य। तो फिर ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव मैसेज एक सेंड करेगा लोगों में, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ आ जाएगा कि पहले लगाना क्यों जरूरी था, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन टाइम्स पे इस तरीके के रिबेलियस ग्रुप्स जो है वो एक्टिव हो गए थे, ठीक है। 5 तो एस पी क्यू एस पी क्यू टी आर, एस से एक ही स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, बी, एस पी क्यू टी आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The pace of increase in GHG emissions has come down in the past 5 years. बोल रहे जिस तेजी से ग्रीन हाउस एमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो जिस तेजी से कम हो रहा है, ठीक है, पिछले 5 सालों में। तो इससे क्या हुआ है कि इससे जो पैनल है कंप्राइजिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप क्लाइमेट साइंटिस्ट पॉइंट्स आउट, तो जो पैनल है जिसमें दुनिया के सबसे टॉप के क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक चीज की तरफ इशारा किया, यानी कि कुछ स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, ठीक है। However, the world is perilously close to exhausting its carbon budget, कि जो दुनिया है वो बड़े ही खतरनाक, पेरिलसली मतलब बड़े ही खतरनाक तरीके से अपना जो कार्बन बजट है उसको खत्म करने के करीब है। हमें पता है कि कार्बन बजट दिया गया हर एक कंट्री को कि आपने सालाना इतना ही कार्बन जो है वो हवा में छोड़ना है, वातावरण में छोड़ना है, ठीक है। ये कुछ हमने उनको लिख के दिया है। जैसे सपोज करो कि इंडिया है, इंडिया को सपोज करो 300 कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं, तो हमने पूरे साल भर में इतने ही कंज्यूम करने हैं। इससे ज्यादा अगर हम करेंगे, तो हमने पिछले कुछ आर्टिकल्स पहले पढ़ा था कि सजा का अभी तक कोई प्रावधान डाला नहीं हुआ, पर डालना चाहिए कि उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, या फिर जिन्होंने पूरा किया है उनका अगले टाइम का जो कार्बन क्रेडिट है उसके वो भरपाई, कुछ ऐसा है ना। काफी सारे ऑप्शंस दिए जा रहे थे कि ठीक है, अगर आपने कर लिया, इसके अंडर में आपने रखा तो अच्छी बात है, बट अगर आपने इसको एग्जॉस्ट कर लिया फिर आप क्या करेंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बन क्रेडिट है उनको परचेज करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, ये भी कुछ लोगों ने डिमांड करी थी कि अगर सपोज करो कोई डेवलपिंग कंट्री है, वो अपने, जैसे इंडिया अपने 300 कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स नहीं यूज कर पाए, उसने 200 ही किए या 260 किए, तो 40 पॉइंट्स बचे। अमेरिका अपने 500 कंज्यूम कर चुका है, तो वो 40 पॉइंट्स हमसे खरीद ले कुछ पैसे देके, हमारी जरूरत जितनी है उतने पैसे हमें देके वो हमसे खरीद ले। तो ये एक्सचेंज वाले सिस्टम की भी बात की गई थी, ठीक है। तो अब जो वर्ल्ड है वो अपना एग्जॉस्ट करने, यानी कि एकदम खत्म होने वाला है, उनका जो कार्बन क्रेडिट का जो बजट है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। A synthesis of the earlier studies, it gives the world a chance to stem the crisis. अगर हम पहले की स्टडीज की एनालाइज करें उनको, तो हमें दिखता है कि
जो ये घटना हुई, इससे हमें एक चांस मिलेगा कि हम इस क्राइसिस को क्या कर सकें, काबू में कर सकें, नीचे ला सकें, ठीक है। द फोर्थ रिपोर्ट इन द सीरीज वॉज रिलीज ऑन ट्यूजडे, जो इसी कड़ी में चौथी जो रिपोर्ट है वो मंगलवार को रिलीज की गई। किस कड़ी में? बिटवीन अगस्त 2021 एंड अप्रैल 2022 द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC पब्लिश्ड 3 रिपोर्ट्स, यानी कि अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच में IPCC ने 3 रिपोर्ट्स पब्लिश करी which laid out the science behind the climate emergency and suggest pathways to mitigate it, जो कि किसके आजू बाजू घूम रही है कि क्लाइमेट इमरजेंसी जो है उसके आजू बाजू घूम रही है, और उसमें कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे हम इस चीज को काबू में कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद की इसी कड़ी में 3 रिपोर्ट्स तो हो गई, इसी कड़ी में चौथी रिपोर्ट कब पब्लिश की गई? ट्यूसडे को। ये हो गई हमारी सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद आएगा कि जो पिछली रिपोर्ट्स और इनका ट्यूसडे को पेश की गई, और ये जो रिपोर्ट थी ये क्या था? पिछली रिपोर्ट्स का सिंथेसिस था, जिसमें कि फिर इसने क्या बताया, एक चांस बताया कि हमारे पास एक चांस है कि हम इस क्राइसिस को काबू में कर सके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेटमेंट। इसके बाद आती है कि जो पेस है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है वो बढ़ रहा है वो कम हुआ है, मतलब थोड़ा सा उसकी स्पीड में कमी आई, ओके। क्योंकि हमने देखा है कि काफी सारी कंट्रीज को इस चीज की समझ में आई है कि, और दूसरी बात जो 21-22 के दौरान लॉकडाउन लगा था उससे भी हमने देखा, समझ में आया कि अगर थोड़े टाइम के लिए हमने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कार्स वगैरह यूज करना बंद किया तो हमारी नदियां, तालाब, जलवायु कितना साफ हो गया, क्लीन हो गया एकदम, ठीक है। तो वो चीज हमने ऑब्जर्व करी, ओके। 3P हो गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, और Q हो गया हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट, यानी कि TS RPQ। T से एक ही स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, TSRPQ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Consider the current developments in food technology. One might wonder why science fiction writers have imagined that, तो ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। बोल रहे हैं कि जो आज की डेट में फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जो साइंस फिक्शन जो लिखते हैं राइटर्स, है ना, वो कैसे उन लोगों ने ये चीज इमेजिन पहले ही कर ली होगी that in the future we would all be eating food in forms of pills or chugging bottles of colorless liquid containing all nutrients a human could need। बोले कि उन्होंने कैसे ये चीज इमेजिन की होगी कि फ्यूचर में इस तरीके की चीजें होंगी जब हम लोग पिल्स से खाना खाएंगे, यानी कि हमारा जो खाना है वो पिल्स की फॉर्म में होगा, और हम लोग जो पानी वगैरह पियेंगे वो बॉटल्स में आएगा, ठीक है। और उन्हीं के अंदर सारे हमारे जो शरीर को जरूरी तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हाजिर होंगे, मिल जाएंगे। हमने काफी सारी ऐसी चीजें देखी है जिनमें ऐसे ऐसे गैजेट्स या डिवाइसेस हैं जो छोटे से हमारे पॉकेट में आ जाते हैं, फिर जब उनको खोलते तो बड़ा सा एयर स्पेस या फिर व्हीकल, कुछ बाइक, ऐसी चीजें बन जाते हैं। ऐसे हमने मूवीज में देखा हुआ है। तो उन लोगों के पास में ये चीज दिमाग कैसे आया? तो वही बोल रहे हैं कि साइंस फिक्शन के राइटर्स हैं, उन्होंने पहले ही ये चीजें कैसे प्रेडिक्ट कर दी, जो अब हमारी फूड एंड टेक्नोलॉजी जिस तरफ जा रही है, फूड टेक्नोलॉजी, वो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा है। The appeal of food that looks like food is far from disappearing। तो बोल रहे हैं कि जो खाने की जो अपील है, यानी कि जो उसकी होता है ना, कुछ चीज हमें बड़ा अपीलिंग लगता है, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो उसकी खाने की जो अपीलिंगनेस है, जो कि खाने की तरह ही दिखती है, वो अभी पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई है। लेकिन even using the latest technologies, scientists try to recreate familiar flavor, textures and shape। बोल रहे हैं कि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज करें तो भी जो हम उनका रेप्लिका बनाते हैं, ओरिजिनल फूड का जो हम रेप्लिका बनाते हैं,
वो भी शक्ल सूरत में उसी की तरह होता है, उसकी खुशबू, उसकी शेप, उसका टेक्सचर, फ्लेवर्स, वो सब उसी की तरह होता है। अगर हम सपोज करो पिल्स में भी बॉटल जूसेस हम सब पीते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें फ्लेवर मैंगो का है, ऑरेंज का है, गुआवा का है। तो क्या नेचुरल चीजों के ही तो फ्लेवर्स हैं, है ना। हमें तो नहीं पता ना, अगर सपोज करो हमने कभी गुआवा खाया ही नहीं होगा, तो हमें क्या पता गुआवा का फ्लेवर क्या है, वो मैंगो को गुआवा फ्लेवर बोल के भेज देंगे, ठीक है। तो लेकिन वो क्या करने की कोशिश करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए भी हमारा जो फूड से जो अपील है, यानी कि फूड को देखते हुए जो आकर्षण है, वो उसी को बरकरार रख रहे हैं, ठीक है। उसी की तरफ में, उसी के फ्लेवर्स में, उसी के टेक्सचर में, कलर, शेप, उसी को बरकरार रखते हुए नई टेक्नोलॉजी का यूज करके नई नई चीजें आविष्कार कर रहे हैं। Just look at the team of engineers at Columbia University that put cartridge filled with biscuit paste। बोल रहे हम अब देखते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक टीम ऑफ इंजीनियर्स ने क्या किया, एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें उन्होंने एक कार्ट्रिज जो है वो उसको बिस्किट पेस्ट से भर दिया, एक कार्ट्रिज को उन्होंने पीनट बटर से भर दिया, स्ट्रॉबेरी जैम से, न्यूटेला से, बनाना प्योरे से, चेरी ड्रिजल से, और फ्रॉस्टिंग, फिर और इन सबको 3D प्रिंटर में डाल दिया, और जिससे उन्होंने चीज केक बना के बाहर निकाला। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपने बस कुछ चीजें रेडी टू मिक्स में भी मिल जाती हैं जो, वो सारी उसमें डाल दी, और उनने आपका 3D प्रिंटर में, और उसने आपका चीज केक बना के दूसरी साइड से बाहर, ठीक है। तो अब देखते हैं जो ये है, दैट इन फ्यूचर, तो हमारा फर्स्ट, और ये fiction writers ever imagined that in future we would all be eating foods in the form of pills or chugging, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। The appeal of food that looks like food is far from disappearing। तो बोले जो खाने का आकर्षण है वो तो हटने वाला है नहीं। 3 और disappearing even using the latest technology, इसके बाद ही आएगा कि वो तो हटेगा नहीं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके भी वही चीजें बना रहे हैं जो खाने वाली चीजें दिखती हैं जिस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारा सीक्वेंस में ही है, PQRST, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Is it any wonder that Finland is for the 6th year in a row the happiest country in the world? फिनलैंड को हमें पता है कि 6 साल हो गए लगातार वो हैप्पीएस्ट कंट्री का खिताब जीत रही है, ठीक है। द रैंकिंग यूजेस 6 की फैक्टर्स टू मेजर हैप्पीनेस। तो ये जो रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग किस तरीके से डिफाइन की जाती है, इसमें 6 कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स हैं जिनको यूज करके वो रैंकिंग निकालते हैं। क्या क्या है, सोशल सपोर्ट, यानी कि आप लोग एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं नहीं करते हैं, इनकम कितनी है लोगों की पर कैपिटा, हेल्थ कैसी है, फ्रीडम है एक्सप्रेशन का, फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है, किस किस तरीके का कितना फ्रीडम है, जेनरोसिटी, और द एब्सेंस ऑफ करप्शन, ठीक है। इन पॉइंट्स को मेजर करते हुए वो लोग हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं, ओके। A swim in cool waters of a lake during the hot summer months, बोलते हैं एकदम गर्मी के दिनों में ठंडे ठंडे पानी के तालाब के पानी में तैरना, ठीक है। बेरी पिकिंग एंड मशरूम फॉरेजिंग इन द फॉरेस्ट, कि बेरी पिकिंग और मशरूम फॉरेजिंग करना जंगल में जाके, एंड अ सोना विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एवरी सैटरडे, और सोना बाथ लेना फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में हर सैटरडे को। सोचो कितनी अच्छी लाइफ है, जब गर्मी लग रही है तो उससे निजात पाने के लिए ठंडे ठंडे पानी में कूद गए, तैरने लग पड़े, फ्रेंड्स के साथ में मशरूम पिकिंग या मशरूम फॉजिंग या बेरी पिकिंग करने चले गए, या फिर सोना लेने चले गए, है ना। तो यही होती है अच्छी खासी जिंदगी। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 published by the UN Sustainable Development Solutions Network, few on the planet are as happy as the Scandinavians। स्कैंडिनेवियंस किनको बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है। ये जो है नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज है, इनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियंस, ठीक है, यहाँ के जो लोग होते हैं उनको।
और यही कंट्रीज जो है, ये तीनों चारों कंट्रीज है, यही टॉप 6 में आ रही हैं लगातार। ठीक है, तो उन जो 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 ये रिपोर्ट बनाते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाते हैं जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, उनने बोला कि इस रीजन के जो लोग हैं, स्कैंडिनेवियंस यानी कि नॉर्थ यूरोपियन रीजन के जो लोग हैं, इनकी तरह खुश दुनिया में कोई ही व्यक्ति होता है, यानी कि बहुत कम लोग होते हैं जो इनकी तरह खुश होते हैं। with Denmark at number 2 and Iceland in the third spot। ठीक है, हमें पता चल गया फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। फिनलैंड फर्स्ट, सेकंड डेनमार्क और आइसलैंड थर्ड स्पॉट पर खुशी के मामले में। ओके, The other two nations of the region, Sweden and Norway, are at 6 and 7 respectively। यानी कि जो स्कैंडिनेवियंस हमने रीजन पढ़ा, नॉर्थ यूरोपियन रीजन पढ़ा, उसी की जो बाकी दो कंट्रीज हैं, कौन कौन रहेगी, स्वीडन और नॉर्वे, ये भी छठे और सातवें पायदान पर हैं, यानी कि ज्यादा दूर है नहीं, टॉप 10 में ही आते हैं सारे के सारे। ठीक है, इतने खुश है वहां के लोग। तो देखो कि ठंडे पानी में तैरना और बेरी पिकिंग करना, यही खुशहाल जिंदगी है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर इसके बाद में, इज इट एनी वंडर दैट फिनलैंड इज फॉर द 6th ईयर इन अ रो द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर इन चीजों की भूमिका मानते हुए इन्होंने बोला कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हम सोच ही सकते हैं कि क्या यही कारण है या यही वजह है कि फिनलैंड जो है वो छठे साल भी फर्स्ट नंबर पर आया है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद में है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 23 published by the UN Sustainable Development Solution Network, few people on the planet are as happy as the Scandinavians, with Denmark at number 2 and Ireland in थर्ड स्पॉट। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेटमेंट। इसके बाद क्यू जो है वो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट और टी जो है वो हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट, यानी कि आर पी एस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The planned allocations, earnings and expenditures of government as they should be challenged in the legislature and other public forums by a vigilant opposition। तो बोल रहे कि ये जो एलोकेशन वगैरह है, सरकारी खजाने के खर्चे के हिसाब किताब है, तो जो ऑपोजिशन है, ठीक है, उसका पूरा पूरा अधिकार है कि वो इसको चैलेंज कर सके कानूनी तौर पे। ठीक है, चैलेंज करे। The delayed approval for the tabling of Delhi government's budget by the Union Home Ministry, with Lieutenant Governor V.K. Saxena appearing to deliberately dawdle over it। बोल रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार का बजट का अप्रूवल भेजने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री को, यूनियन होम मिनिस्ट्री पे भेजा उनने, ठीक है, उसको उनने टेबल पे लाने के लिए जो डिले किया, बार बार डिले करते रहे, और फिर उसके ऊपर क्या हुआ कि जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना, उन्होंने जानबूझ के इसको रोकने की, डॉडल ओवर मतलब मुश्किल में डाल दिया, उसके ऊपर परेशानियां खड़ी कर दी। ठीक है, दिस लेटेस्ट एपिसोड इज अ पार्ट ऑफ लार्जर पैटर्न ऑफ attrition between आप गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड द बीजेपी गवर्नमेंट इन द सेंटर। बोल रहे ये जो लेटेस्ट घटना हुई, ठीक है, क्या घटना हुई, हो सकता है ये ऊपर वाली घटना की बात कर रहे हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उनको अप्रूवल नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट घटना हुई
ये आप गवर्नमेंट जो कि दिल्ली की सरकार है और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, उनके बीच में जो रिश्तों में खटास है, मतभेद है, उसकी तरफ इशारा करती है, ठीक है। The task of the opposition cannot be, however, to pose hurdles in the elected government's presentation of the budget. कि opposition का मुख्य काम है कि वो चैलेंज करे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट की कार्यवाही में बाधा डालें, ठीक है। यानी कि जो ये पी स्टेटमेंट है उसके बाद एस स्टेटमेंट होगा, ठीक है, हमें पता चल रहा है इस चीज का। अब जरूरी नहीं है पी स्टेटमेंट फर्स्ट हो, बट पी के बाद में ही एस आएगा, ठीक है। Reinforces the impression that procedural technicalities are being weaponized by the center for political ends. तो ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि ये इस बात को और मजबूत कर देता है दोबारा से कि जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज है, उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इस्तेमाल कर रही है प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज का हथियार के तौर पर अपनी पॉलिटिकल मंशा को हासिल करने के लिए, ठीक है। ये हो गया टी वाला। तो यहां से हमें फर्स्ट जो है पी फर्स्ट मिल रहा है, एस हमें सेकंड मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि जो डिलेड अप्रूवल किया गया, ठीक है, बार बार, वो हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा हो गया, देखो ये खत्म हुआ डॉडल ओवर इट, ठीक है। reinforces the impression that procedural technicalities are being weaponized. ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। और इसके बाद आएगा हमारा दिस लेटेस्ट एपिसोड इज पार्ट ऑफ अ लार्जर पैटर्न, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट। सो पी पी एस क्यू टी आर, पी एस क्यू टी आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। It is dash how something that is stridently good in ethical and legal terms can run dash a wall of opposition built on narrow professional and commercial interest. बोल रहे कि ये बड़े ही अचंभे की बात है, बड़ा ही शॉकिंग है कि कैसे कोई चीज जो एथिकली, यानी कि हमारे जो एथिक्स हैं, हमारे जो मॉरल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग और लीगल टर्म्स में बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत अच्छी है, कैन रन डैश अ वॉल built on wall of opposition built on narrow professional and commercial interest. वो ऐसी चीज, ऐसी दीवारें अपना सिर दे मारती है कि जो जहां पे सिर्फ ऑपोजिशन ही उसको मिलता है, ठीक है। As in the case of Right to Health Act that was passed in Rajasthan last week. अब जैसा कि उदाहरण लिया गया कि राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया गया उसका उदाहरण लेते हैं, एंड द अनप्रेसिडेंटेड डैश दैट फॉलोड, और इसके बाद जो बड़ा ही एक डिस्टर्बेंस हुई लोगों के बीच में, जैसे कि डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए, है ना, विद डॉक्टर्स इन द स्टेट डैश प्रोटेस्टिंग व्हाट दे कॉल्ड अ ड्रैकोनियन लॉ। अब ये ड्रैकोनियन लॉ भी उसी तरीके का लॉ है जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। The right to health is in sync with the कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ। ये हमने पढ़ा था कि जो राइट टू हेल्थ का कानून है वो राइट टू लाइफ की जो गारंटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अनुसार ही है। एंड द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट नो पर्सन सीकिंग हेल्थ केयर शुड बी डिनाइड, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको मदद की औपचारिक मदद की जरूरत है, औपचारिक यानी कि जिनका उपचार इलाज कराने की जरूरत है, ठीक है, उनको मिलना ही चाहिए उनका जो इलाज कराने का सहायता है, ठीक है। उनको आप मना नहीं कर सकते किस किस चीज पे कि आप उसको एक्सेस नहीं है, यानी कि ये जो इलाज है ये हर जगह मिलता नहीं है, यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट हर हॉस्पिटल में नहीं होता, राइट।
छोटे छोटे क्लिनिक्स में नहीं होता, तो हम उसको तो एक्सेसिबल नहीं बना सकते, बट ये है कि उसको अफोर्डेबल बना सकते हैं कि अगर किसी प्राइवेट जगह पे भी हो रहा है और कोई गरीब व्यक्ति वहां भूले भटके पहुंच गया है, तो उसको वो चीज डिनाई ना की जाए। ठीक है। In an acceptable proviso, the Rajasthan Right to Health Act 2022 addresses these key issues of the access and affordability. ठीक है, ये इन मुख्य बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। It seeks to provide protection and fulfillment of rights, equality in relation to health and well-being, for achieving the global health care for all through guaranteed access to quality health care for all residents of the state without any dash out of pocket expenditure. The law, which also provides for a social audit and grievance redress, gives every resident of the state the right to emergency treatment without paying a single पैसा to any healthcare institution। ठीक है, हमने पढ़ा है इसमें सोशल ऑडिट्स करने का, या फिर जो आपको आपने इलाज में स्टार्टिंग में पैसा दिया है वो रीइम्बर्स करने का क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर में क्या होता है कि अगर किसी को कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो उस व्यक्ति से वो एक भी पैसा नहीं मांगेंगे, और सरकार वो पैसा जो है, जो भी उनका खर्चा आया है, वो उनको रीइम्बर्स कर देगी। ठीक है, यानी कि दोबारा दे देगी। पर इसी बात के ऊपर बहुत ज्यादा बवाल था कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि कुछ तो अपने स्टेप्स पूरे नहीं बताए। ठीक है, कि कैसे आप देंगे, कितने दिनों में देंगे, कितना परसेंटेज फर्स्ट किस्त में आएगा, कितनी किस्तों में आएगा, कुछ तो आपने बता नहीं रखा। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। इट इज डैश हाउ समथिंग दैट इज स्टूडेंटली गुड रूलिंग मतलब राज्य, आप जिस तरीके से शासन कर रहे हैं वो। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कि काफी कमजोर हो जाना। रीअश्योरिंग मतलब किसी को दोबारा विश्वास दिलाना। एंड कन्फाउंडिंग मतलब होता है एकदम पजलिंग सा, बड़ा ही आपको सोचने पर मजबूर कर दिया उस चीज ने। ठीक है, तो इट इज debilitating how something that is traditionally good in ethical on can run into a wall of opposition। आप दीवार में सिर दे मारते हैं ना, तो run into मतलब किसी से छुप के आप जा रहे हैं और आप उसी में टकरा गए दोबारा से। As in the case of Right to Health Act that was passed in Rajasthan last week, uh, and the unprecedented dash that followed, with doctors in the state protesting what they call draconian law। तो स्टेपल मतलब होता है नेसेसरी या इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्टॉक पाइल होता है मतलब कि बड़ा ही एक ढेर लगा हुआ है चीजों का। ठीक है, एक जगह पे आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठे करके रख दी। कर्फफल मतलब डिस्टर्बेंस, फस, केओस। एंगल मतलब नजरिया, किस एंगल से आपको ये चीज ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्फफल होगा बिकॉज अनप्रेसिडेंटेड जो अनप्रेसिडेंटेड फर्स्ट जो है, जो इसके बाद में होगा उसकी बात की जा रही। अपेरेंटली मतलब होता है कि कथित तौर पे, सीमिंगली, वेहेमेंटली मतलब पैशनेटली, प्रोटेस्टिंग व्हाट दे कॉल्ड। तो डॉक्टर्स जो हैं इसको पैशनेटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो इसको क्या कह रहे थे, ड्रैकोनियन लॉ। ओवर्टली मतलब होता है कि आप किसी चीज को बड़े ओपन तरीके से, बड़े ही साफ स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं। और परसिस्टेंटली मतलब कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे ऑप्शन बी वेहेमेंटली इज करेक्ट। It seeks to provide protection and fulfillment of rights, equity in relation to health and well-being, for achieving the goal or healthcare of healthcare।
ठीक है, विदाउट एनी डैश आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि जरूरत से ज्यादा क्या होगा, जरूरत से ज्यादा खर्चा, है ना, जेब से बाहर का खर्चा। तो बार्बरिक, बार्बरिक मतलब ही कि बार्बरिक भी मतलब जैसे बड़ा कठोर, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है, बार्बरिक, क्रूर। तो क्रूर नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब होता है कि बड़ा ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। टॉक्सिक मतलब जहरीला, पॉइजनस। और कैटेस्ट्रॉफिक मतलब जानलेवा, जानलेवा तौर पे जो चीज खतरनाक होगी, ठीक है, काफी डिजास्ट्रस। तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो जानलेवा तौर पे भी डिजास्ट्रस हो सकता है ना, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप किसी की पूरी जीवन भर की कमाई जो है वो बीमारी के इलाज पे लग जाए। ठीक है, ऑप्शन डी कैटेस्ट्रॉफिक होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। Which of in following questions out of the four alternatives choose the one which can be substituted for given word sentences? ठीक है, यानी कि इनका वर्ड बताना है। वन हु इज रिवेंजफुल, ठीक है, तो रिवेंजफुल कौन होगा? फ्रूटरर का और मतलब होता है वो व्यक्ति जो फलों का उत्पादन करता हो या फलों की खरीद, बेचता हो, खरीदता हो, ठीक है, फ्रूटरर होता है। ग्लैडिएटर मूवीज देखी होंगी काफी सारी आपने, तो ग्लैडिएटर कौन होते हैं? वो लोग जो कि ट्रेंड होते हैं हथियारों से, एक रिंग के अंदर, जैसे रोम में ये गेम्स ज्यादा खेले जाते थे जिसमें आपके सामने या तो कोई जानवर या फिर कोई व्यक्ति ही जो खुद भी एक ग्लैडिएटर हो, वो उनके आपके और उनके बीच में फाइट होती थी, और जिसमें दूसरा व्यक्ति जो है वो अगर जो विजेता होता था वो दूसरे व्यक्ति को मार के ही विजयी हो सकता था। ठीक है, ग्लैडिएटर। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है वन हु इज रिवेंजफुल, जिसमें बदले की भावना हो। और एब्स्ट्रस्ट मतलब होता है, एब्स्ट्रूस मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझने में बड़ा ही मुश्किल। सो ऑप्शन सी विंडिक्टिव इज करेक्ट। वेगाबाउंड, वेगाबाउंड एक वैसा व्यक्ति होता है जो मतलब इधर उधर घूम के अपने जीवन पतन कर रहा होता है, ठीक है, पतन नहीं, जीवन यापन कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि जैसे नोमैडिक लाइफ लोग जी रहे होते हैं इधर उधर घूम के, है ना। अभी आजकल काफी सारा चला हुआ है कि अपनी वैन के अंदर वो वैन को ही घर बना लेते हैं और फिर इधर उधर घूम के कभी इधर ट्रैवल कर रहे हैं, उधर ट्रैवल कर रहे हैं, वॉन्डरिंग लाइफ जीते हैं। ठीक है, so a person who lives a wandering life, option A is correct. Person who is opposed to enlightenment, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ब्रह्म प्राप्ति का अपोज किया जा रहा हो, यानी कि जिसको एनलाइटनमेंट का अपोज किया जा रहा हो। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट मतलब वही व्यक्ति जिसका एनलाइटनमेंट के लिए अपोज किया जा रहा हो। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब कि जिसको हम प्रैक्टिस में नहीं, सॉरी, इंडिस्पेंसिबल मतलब बड़ा ही नेसेसरी जो चीज हो, ठीक है, उसका वो क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल, यानी कि इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकते, तो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर कौन होते हैं? जो मीडिएटर होते हैं, है ना। इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकेबल यानी कि जिसको हम यूज में नहीं ला सकते, यानी कि कुछ चीजें होती है ना जो आइडल होती है, आइडल सिचुएशन होती है, हम आइडल सिचुएशंस को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमें पता है कि अगर कोई आइडल सिचुएशन होती तो ऐसी ऐसी चीजें होती। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑब्सक्यूरेंटिस्ट इज करेक्ट। Citizens cannot afford to take the law out of their hands. अब सिटीजन्स जो है यानी कि आम नागरिक, वो इस चीज को नहीं अफोर्ड कर सकते, यानी कि उनको कानून को अपने हाथों से बाहर नहीं करना चाहिए, या उनको कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए ना, यानी कि टू टेक लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, ये होना चाहिए आउट ऑफ देयर हैंड्स, यानी कि उनके हाथों से बाहर चला गया, बाहर ही रहना चाहिए। देयर लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, ठीक है, यानी कि सी में एरर है। द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन टू एवेंज हिज डेथ, यानी कि जो मृतक थे उनके रिश्तेदारों ने उनकी
मौत का बदला लेने की धमकी दी। ठीक है, कोई एरर है इसमें? नो एरर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और जो आर्टिकल है उसकी ऑडियो फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो आप आर्टिकल पढ़ें, पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज खुद सॉल्व करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसी से आपकी इंप्रूवमेंट होगी और जो भी एरर्स हैं उनको चेक करने के लिए यहाँ पर आए। ठीक है, इसके अलावा ऐप भी हमारी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफी यूजर फ्रेंडली ऐप है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।